नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर जो घटनासार बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है जो उत्तर प्रदेश प्रयागराज से प्रकाशित होती है और परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस पत्रिका से हमने करंट अफेयर के कुछ उठाए हैं और आगे भी उठाया जाएगा और इसको आप लोग देखिए और आप लोग लाभान्वित होइए। आइए, आप लोग जैसा जानते हैं जो भी न्यूज़ है महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षा के इम्पॉर्टेंट से है। उसमें सबसे पहला है आपका 3 नए अपराध कानून संसद से पारित। यह शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसी दरमियान भारतीय न्याय संहिता जो कि आपका पहले आईपीसी और सीआरपीसी था, उसका नाम बदल के अब भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, बीएनएस विधेयक 2023। और इसी में आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। और इन्हीं तीनों विधेयकों को राज्यसभा में से 21 दिसंबर तथा लोकसभा से 20 दिसंबर को पास किया गया है और 25 दिसंबर को इस पर राष्ट्रपति महोदया ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है, यानी यह अधिनियम बन गया है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। ये तीनों विधेयक इसके बारे में देख लेते हैं। ये तीनों विधेयक किन के स्थान पर आएंगे। पहला आपका है भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1898, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लेंगे। यह बेहद ही महत्वपूर्ण लाइन है क्योंकि परीक्षा में अक्सर उठा देता है कि जो कानून बन रहे हैं वो किन कानूनों के स्थान पर होंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं। इन कानूनों के अस्तित्व में आने के बाद जो भी औपनिवेशिक काल में जो कानून बने थे, आपराधिक कानून, उसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और अब आतंकवाद, लिंचिंग, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों पर कड़ी कार्रवाई यानी कि कड़ी सजा का भी प्रावधान किया गया है। नए कानून में कुछ प्रमुख बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों को देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि कूट से क्वेश्चन उठा देता है, सत्य असत्य करके पूछ देता है, तो उसको भी देख लेते हैं। गंभीर अपराध है। दूसरा आपका है नाबालिग से रेप के दोषी को उम्र कैद या फांसी होगी। यह भी आप लोगों को इम्पॉर्टेंट, आप लोगों के लिए। पहले रेप की धारा 375 376 थी, अब जो धारा है यह आपकी 63 और 69 होगी। हत्या का अपराध 302 पहले कहा जाता था, वह अब आपका 101 उसके स्थान पर 101 धारा 101 होगी। गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है, या जब तक वह जिंदा रह रहा है तब तक उसे जेल की सजा रहेगी। अब मॉब लिंचिंग की, जैसे भीड़, आप लोग जानते हैं, भीड़ के द्वारा जब किसी की हत्या कर दी जाती है तो उसमें फांसी की सजा आप कर दी गई है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। एक्सीडेंटल मामले में, चूँकि अभी यह तत्कालीन जो नियम कानून बने हैं इस पर रोक लगा दिया गया है। वाहनों से किसी प्रकार के घायल होने में, जिसे हिट रन भी कहा जाता है, ड्राइवर अगर पीड़ित पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाती है। अगर घायल व्यक्ति को, जो वाहन चालक है, वह अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा होगी। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा होगी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को एक्सीडेंट किया और वह वहाँ से फरार हो गया, वह अपना साक्ष्य मिटाने की कोशिश किया, तो उसके स्थान पर उसे 10 साल की सज़ा होगी। स्नैचिंग के लिए कानून नहीं है, अब कानून बनाया गया है। जो स्नैचिंग होती थी, छिनैती होती थी, उसमें पहले कानून कोई स्पष्ट नहीं था, लेकिन अब जो है वह कानून बना दिया गया है। सिर पर लाठी मारने पर अभी सामान्य झगड़े की धारा लगती है और अब विक्टिम के ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी को 10 साल की सजा होगी। अगर मान लीजिए कोई सिर पर झगड़े में लाठी मारा और उसमें ब्रेन डेड हो गया, तो उस स्थिति में जो दोषी व्यक्ति पाया जाएगा उसको 10 साल की सजा
आइए हम लोग ट्रायल के मामले में देख लेते हैं इस कानून के। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी, यह पहले ज़रूरी नहीं था। अगर कोई व्यक्ति जो कन्विक्ट है, जो कि दोषी है, जो उस अपराध में पाया जाता है, उस पर पुलिस के द्वारा एफआईआर उस पर दर्ज की जाती है, तो उसको अगर गिरफ्तार हो गया तो इसके बारे में, उसकी गिरफ्तारी के बारे में उसके परिवार को सूचित करना होगा, जबकि यह ऐसा पहले ज़रूरी नहीं था। किसी भी केस के 90 दिनों में क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस को विक्टिम को देगी, यानी कि विक्टिम का मतलब जो उसमें जो पीड़ित व्यक्ति है उसको यह 90 दिनों में क्या हुआ, क्या उसमें प्रगति रहा उस केस में, तो उसको जो पीड़ित व्यक्ति है उसको इसके बारे में बतलाना होगा। अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो उसकी गैर मौजूदगी में ट्रायल होगा। यदि मान लीजिए वो फरार हो जाता है 90 दिनों तक, तो उसके न रहने पर भी यह केस ट्रायल के रूप में चलता रहेगा, गैर मौजूदगी में भी चलता रहेगा। गंभीर मामलों में आधी सज़ा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है। गंभीर मामले जो परिभाषित किए जाते हैं, अगर उसमें उसको अपराध सुनाया गया है तो अगर वह आधी सज़ा उसे मिल गई है, वो ले भुगत चुका है, तो उसके बाद उसको छोड़ने का प्रावधान किया गया है। अब ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। यह भी एक बहुत अच्छा जो लिमिट लगा दिया गया है 3 साल का, यानी कि 3 साल के अंदर कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा है उसमें उस कोर्ट को फैसला देना पड़ेगा। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन के भीतर फैसला देना होगा। फैसले के 7 दिन के भीतर सज़ा सुनानी होगी। जैसे कुछ मुकदमों में होता है, जैसे कि मान लीजिए जज उस पर सुनवाई किया और सुनवाई के बाद वह अपने पास फैसला सुरक्षित रख लिए, तो अब उसके लिए भी लिमिट 43 दिनों का लगा दिया गया है, फैसला देना होगा। फैसले का 7 दिन के भीतर आपका सज़ा सुनानी होगी। दया की याचिका दोषी ही दायर कर सकता है। अभी तक एनजीओ या कोई संस्था दया याचिका करता था। पहले जो होता था, दया याचिका किसी को मान लीजिए फांसी हो गया या कोई सज़ा हो गया जो गंभीर अपराध में, तो उसका जो याचिका होता था वो एनजीओ या कोई अन्य संस्था द्वारा दया याचिका जारी किया जाता था। अब यह प्रावधान हटा के सिर्फ यह दोषी को ही यह हक दिया गया है कि वही अपना दायर कर सकता है दया याचिका। आइए हम लोग अगला देख लेते हैं। तीनों बिलों में संशोधन के बाद 1860 में बने इंडियन पीनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 हो गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग इस लाइन को एकदम याद रखिएगा। नए संशोधन के बाद अब कई धाराएं और प्रावधान बदल जाएंगे। आईपीसी में 511 धाराएं हैं और अब आपकी 358 धाराएं बचेंगी, यानी कि बहुत बड़ा आपको नहीं, कई चीज़ें हटा भी दी गई हैं। 175 धाराएं बदलेंगी और आपके 20 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी और 22 नई धाराएं हैं वो पुरानी उसे ख़त्म किया जाएगा। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। इसी तरह सीआरपीसी में 531 धाराएं थी जो आपकी, उसके जगह आपका 177 धाराएं बदली जाएंगी, 9 नई धाराएं जुड़ेंगी और 14 धाराओं को ख़त्म किया जाएगा। पूछताछ ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का प्रावधान हो जाएगा, जो कि पहले नहीं था। आप लोग जैसे जानते हैं 1860 या तो आप 1898 में वीडियो या अन्य प्रावधान, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इसलिए काफ़ी दिक्कत होता था, तो उसको अब ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भी इसमें शामिल कर दिया गया है।
भारतीय न्याय संहिता BNS में 20 नई अपराध धाराएं जोड़े गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत 170 धाराएं होंगी, 24 धाराएं बदली जाएंगी और 2 नई धाराएं आपकी जोड़ी जाएंगी, 6 निरस्त की जाएंगी धाराएं। ऑर्गेनाइज क्राइम, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग पर सजा का प्रावधान किया गया है। ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब एक संगठित रूप से जो अपराध किया जाता है उसको इस श्रेणी में रखा जाता है। हिट रन अभी मैं पहले बतला चुका हूँ आप लोगों को। मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ द्वारा किसी विशेष लोगों को या किसी पर हमला करना, यह जो होता है मॉब लिंचिंग की घटना होती है। इसमें अक्सर जो पीड़ित वर्ग होता है उसकी हत्या तक कर दी जाती है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल किए गए हैं। IPC में मौजूदा 19 प्रावधानों को हटा दिया गया और 23 अपराधों में कारावास की सज़ा बढ़ा दी गई है और 83 मुकदमों अपराधों में जुर्माने की सज़ा बढ़ा दी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सज़ा का प्रावधान किया गया है। गृह मंत्री के संसद में दिए गए बयान के अनुसार कानून निर्माण से पूर्व जहां से सुझाव लिए गए थे उनका विवरण इस प्रकार है। सितंबर 2019 से तीनों कानूनों पर काम शुरू हुआ था, आप लोग जैसा जानते हैं। 2020 में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों और विश्वविद्यालय में को पत्र लिखकर सुझाव मांगा गया था। जितने भी लॉ यूनिवर्सिटी हैं उनसे भी मांगा गया था, तो उसी के बारे में बतलाया जा रहा है। 2021 में सभी सांसदों, फिर IPC अधिकारियों और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक को पत्र लिखा गया था। 2020 में कानून को समाहित करने का काम शुरू किया गया था। सोच लीजिए इतनी 3-4 साल की प्रक्रिया के द्वारा यह कानून बना है। 18 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट और आपके 5 न्यायिक एकेडमिक और 22 विश्वविद्यालय, 42 सांसद और 135 आपके IPS अधिकारी के 42 सुझावों को मिलाकर यह कानून बने हैं। 128 इसमें बैठकों के बाद दोनों कानूनों की तुलना की गई। फिर कानून स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया और कमेटी ने 72% सुझावों को कानून में शामिल कर लिया। तो यह भी आपका महत्वपूर्ण है कि 72% जो है आपका कानून में शामिल कर लिया गया। अब अगला हम लोग देख लेते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्त विधेयक 2023। आप लोग जैसा जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया था उसमें यह कहा गया था कि जो आयुक्तों की नियुक्ति होगी वह आयुक्तों की नियुक्ति जो होगी उसमें 3 लोग शामिल होंगे। इसमें एक प्रधानमंत्री और एक लोकसभा में अपोजिशन के जो बड़े पार्टी है उसके नेता, और जो एक होंगे वह आपके सुप्रीम कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो उसी को लेकर सरकार ने एक विधेयक पारित किया और इस विधेयक के अनुसार जो मुख्य न्यायाधीश हैं और अन्य न्याय आयुक्त हैं इनकी जो नियुक्ति है, इसकी नियुक्ति और सेवा शर्त और कार्यकाल जो है उसके बारे में विधेयक पारित किया गया है। लोकसभा में यह विधेयक आपका 21 दिसंबर और राज्यसभा में 12 दिसंबर को 2023 को पारित किया गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून के रूप में अब अस्तित्व में आ गया है। यह विधेयक निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। आप लोग जैसा जानते हैं 1991 से पहले आपके सिर्फ एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे, जबकि उसके बाद 2 बार ऐसा किया गया था, एक बार पोस्टपोन किया गया था। फिर 1993 से लगातार हमारे एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 आयुक्तों के साथ 3 बॉडी होती है भारतीय निर्वाचन आयोग में। तो वही चीज़ें चल रहा है और उन्हीं की जो नियम शर्तें हैं इसी कानून में परिवर्तन किया गया है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। विधेयक का में मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्तों के नियुक्ति, वेतन और पद से हटाने से जुड़े
प्रावधान शामिल किए गए हैं। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति करेंगे। चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के नेता होंगे। तो यहाँ पर एक जो परिवर्तन किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके स्थान पर आपका जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके एक मंत्री, यानी कि जो सत्ता में जो गवर्नमेंट है उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में महत्वपूर्ण स्थान रोल रहेगा। इससे पहले इस कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव के पास थी। यह विधेयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुरूप लाया गया है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। प्रेस आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम विधेयक 2023 संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 पारित किया गया। लोकसभा में 21 दिसंबर को इसे मंजूरी दी गई। राज्यसभा में इसे 3 अगस्त को मंजूरी दी गई थी और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून भी बन गया है, अस्तित्व में आ गया है। यह विधेयक प्रेस और पुस्तकों के पंजीकरण PRB अधिनियम 1867 का स्थान लेगी। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रेस और पत्र पत्रिकाओं के पंजीकरण विधेयक 2023 का उद्देश्य प्रेस पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण, उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों का प्रावधान करना है। विधेयक में देश के समाचार पत्रों के महापंजीयन द्वारा पत्र पत्रिकाओं के टाइटल की जांच करना और पंजीकरण को ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उपाय किए गए हैं। इसमें विदेशी पत्र पत्रिकाओं के संस्करण के भारत में प्रकाशन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति का भी प्रावधान किया गया है। प्रकाशकों को अब जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय अधिकारियों के पास संबंधित घोषणा पत्र प्रस्तुत करने और इस तरह की घोषणाओं को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं ब्रिटिश समय पर कई प्रकार के रोक लगे थे टाइटल को लेकर, उसके साक्ष्य को लेकर, और कई विवाद भी उठे थे इसमें। तो उसी संदर्भ में अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी। केंद्रीय वस्तु और एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 यानी GST में आपका दूसरा संशोधन किया जा रहा है। संसद के दोनों सदनों द्वारा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। इसे राज्यसभा में 20 दिसंबर को तथा लोकसभा में 19 दिसंबर 2023 को इसे पास किया गया। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं यह विधेयक का प्रावधान के बारे में। यह जो है आपका केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 के प्रावधानों में संशोधन करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1 जुलाई 2017 को आपका GST लागू हुआ था। इसमें केंद्र सरकार की अपीलीय अधिकरण की स्थापना का अधिकार मिल जाएगा। जो अपीलीय अधिकरण जो भी विवाद हैं उसको सुलझाने के लिए इसमें अपीलीय अधिकरण अध्यक्ष की आयु सीमा 67 से बढ़ाकर आपका 70 वर्ष कर दी गई है। यह इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। वहीं सदस्यों की बात की जाए तो उनकी आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष कर दी गई है। और आपका विधेयक में न्यायाधिकरण के सदस्यों की न्यूनतम आयु जो है वह आपकी 50 वर्ष तक की गई है, यानी 50 वर्ष से ज़्यादा होने चाहिए। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। न्यायिक सदस्यता के लिए अधिवक्ताओं की अनुभव कम से कम 10 वर्ष का होना चाहिए, अनिवार्य किया गया है। यह आपका केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 के 2 अनुच्छेदों को समाप्त कर दिया गया है।
के मद्रास उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद यह विधेयक लाया गया है। वर्ष 2019 में जीएसटी अपीलीय अधिकरण अधिसूचित किए गए थे। इन अधिकरण के सदस्यों की नियम एवं शर्तों के मानकीकरण पर कार्य जारी है और इसी के अनुरूप जो विधेयक है इसे पेश किया गया है। सरकार ने 15 सितंबर 2023 को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 पीठों की अधिसूचित किया था। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक भारत की यात्रा पर आए हुए थे। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी था। यह 16 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहे थे। 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी और ओमान के सुल्तान के बीच हैदराबाद हाउस में, दिल्ली में यह हाउस है, में बात हुई थी दोनों पक्षों में। और यह समझौते हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हुआ था। समुद्री क्षेत्र, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, विशेष रूप से हरित ऊर्जा, पर्यटन संबंधित 10 अलग अलग क्षेत्रों में आपके समझौते हुए थे, जो जिसमें मिलकर दोनों देश आपका काम करेंगे। इसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कहा जाता है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी ने संयुक्त दृष्टिकोण दोनों देशों के बीच साझेदारी का एक नया और आधुनिक आकार जो प्रदान करने की बात कही थी। बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच 4 MOU पर हस्ताक्षर किए गए, जो इस प्रकार हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR और ओमान के डोफर विश्वविद्यालय ने भारतीय अध्ययन हिंदी भाषा के ICCR चेयर की स्थापना पर जो MOU है उस पर हस्ताक्षर किया गया था। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ओमान के परिवहन एवं संचार एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी आपके समझौता किए थे। इसके अलावा वित्तीय खुफिया इकाई और ओमान की राष्ट्रीय वित्तीय सूचना केंद्र के बीच मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी अपराध और आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित खुफिया जानकारी के आदान प्रदान पर सहयोग पर MOU आपका साइन किया गया था। यह आप लोग यह पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि इस समय आतंकवाद, वित्त पोषण और आपका मनी लॉन्ड्रिंग सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। भारत और ओमान ने आधिकारिक कर्मचारियों के साथ आने वाले व्यक्तियों के लिए लाभकारी रोजगार के संबंध में समझौता किए हैं। व्यापार और वाणिज्य के संबंधों के संदर्भ में दोनों देशों के बीच 2022-23 में $12.5 बिलियन का व्यापार हुआ था, जो पिछले कुछ वर्षों में यह 2 गुना व्यापार हो गया है। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग अगला देख लेते हैं। और इस अवसर पर ओमान के जो भारत और ओमान के आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करते हुए संयुक्त निवेश कोष की तीसरी किस्त की घोषणा की गई है। यह दोनों देशों में कारोबार व पूंजी सहयोग में मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो वहाँ के ओमान के सुल्तान हैं हैतम बिन तारिक के बीच प्रतिनिधि स्तर की इस पर वार्ता पर सहमति बनी है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में निवेश के लिए संयुक्त कोष की तीसरी किस्त के रूप में $30 करोड़ यानी कि करीब 2500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस कोष में भारतीय स्टेट बैंक और ओमान निवेश प्राधिकरण के
बीच 50-50% का संयुक्त उद्यम स्थापित किया जाएगा। जो पिछले 2 किस्तों 10 और 20 करोड़ थे, उसे अब बढ़ाकर आपका 30 करोड़, पहली बार आपका 10 किया गया था, फिर 20, और इस बार जो किस्त किया गया है वह 30 करोड़ का किया गया है, जिसमें 50% यानी 15 करोड़ भारत के द्वारा और 15 करोड़ ओमान के द्वारा इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। भारत ओमान के बीच यूपीआई के प्रयोग पर विचार किया जा रहा है और विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने इन दोनों देशों में रुपए के कारोबार की भी संभावना है, इस पर इन्होंने इसके बारे में बतलाए हैं। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया गया है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। NH6 सबसे पहले यह कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। हजीरा पोर्ट से जोड़ने वाली भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया गया है। स्टील उत्पादन के दौरान स्टील स्लैग ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। प्रति टन स्टील उत्पादन का लगभग 180 से 200 किलोग्राम स्टील स्लैग बनता है। इस्पात मंत्रालय ने सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के उपयोग के लिए डिजाइन, दिशा निर्देश और विशिष्टता के विकास के लिए एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना के वित्त पोषण का भी प्रावधान किया गया है। इस अनुसंधान और विकास परियोजना के तहत आपके राष्ट्रीय राजमार्ग जो संख्या आपका 6 है, यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली भारत की 6 लेन वाली पहली स्टील स्लैग आधारित सड़क निर्माण मई 2022 में सूरत हजीरा में किया गया है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए हम लोग नोटबुक IAS के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। और साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से आप लोग नोटबुक IAS इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप लोगों को टाइप करना है नोटबुक IAS एजुकेशन फॉर ऑल। टाइप करने के बाद यह लोगो दिखाई देगा और आप इसको डाउनलोड करिए और संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जो विभिन्न परीक्षाएं कराई जाती हैं उसी पैटर्न पर हम लोग टेस्ट सीरीज कराते हैं, जो कि बेहद ही कम कीमत पर है। उससे आप लोग जुड़िए और लाभान्वित होइए। धन्यवाद।